देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन पढ़ते अपन को एक आइडिया मिलना चाहिए कि इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, 2 stars of masses m and 2m at a distance d rotate about their common center of mass। मतलब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास का आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है, तो आपको सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर आइडिया मिलना चाहिए यहाँ से। फिर मास m इन फ्री स्पेस, ठीक है। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास। मतलब उसने ये बोल रखा है कि ये 2m मास का एक ब्लॉक है, दूसरा m मास का एक ब्लॉक है, तो ये कोई तो d डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट माना, तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट मतलब ये सेंटर ऑफ मास निकालूंगा इन दोनों का। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं निकालता हूँ x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखो भाई, m1 प्लस m2, 2m और m 3m, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक को ओरिजिन मान लेता हूँ, तो मैंने क्या कर लिया, 2m वाले को ओरिजिन मान लिया। तो यहाँ से 2m वाले को ओरिजिन माना, तो जो x सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आएगी वो 2m से आएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो यहाँ से मैंने किया m1r1, ये वाली 0 हो गई क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से 0 है, इंटू प्लस m2r2, m इंटू d टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल मास 3m। तो मेरा x सेंटर ऑफ मास मेरा क्या आ गया, d/3। ये d/3 डिस्टेंस क्या है मेरी, ये d/3 डिस्टेंस क्या हो गई मेरे x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। तो देखो ये d/3 मुझे मिल गया, तो रिमेनिंग क्या, d माइनस d/3, तो मेरा क्या बच गया, 2d/3। तो मेरे को ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, gm1m2/r², मतलब gm इंटू 2m/d² इक्वल टू m ओमेगा² r। तो r की वैल्यू क्या ले लूंगा, 2d/3। तो यहाँ से मेरा क्या आया, gm/d² इक्वल टू ओमेगा² 2d/3, क्योंकि m से m मैंने निपटा दिया। यहाँ से मेरा क्या बच गया, ओमेगा² इक्वल टू 3gm/d²। ये d² है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरा d क्यूब ही है, यहाँ से d इस साइड चला जाएगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3gm/d³। अब अपन को पता है ओमेगा इक्वल टू 2t/2π/t हो गया, मतलब t इक्वल टू 2π/ω होता है अपना। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा t इक्वल टू 2π/ω। तो अभी ओमेगा मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये ओमेगा को बस मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो t इक्वल टू 2π/ω और ओमेगा की वैल्यू मैंने ये डाल दी। यहाँ से t इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या मिल गया मुझे, 2πd³/3gm। ये मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आइडिया मिल जाना चाहिए था कि भाई सबसे पहले मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक m मास का ब्लॉक है, एक 2m मास का ब्लॉक है जो d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इन m और 2m मास के सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है। सेंटर ऑफ मास मेरा निकालते ही मुझे ये आइडिया लगा कि भाई मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गई। दोनों फॉर्मूले मुझे पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया gm1m2/r², और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, m ओमेगा² r। सीधे सीधे मेरे को ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को पूछा क्या है, t पूछा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, t इक्वल टू 2π/ω। ये ओमेगा इक्वल टू 2π/t लिख दूँ, या t इक्वल टू 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाली और उसको सीधे सीधे यहाँ पर डाल देना है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको फाइनल आंसर दे देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसकी डिमांड है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, द इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, टू रीच ए हाइट ऑफ 10r, मतलब अर्थ की सरफेस से 10r ऊपर, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ दे रखी है उसका रेडियस r है, मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहले जैसे ही आया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी VE such that VI इक्वल टू x अपॉन बाई VE, द वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ x विल बी, मतलब अपन को ये x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब इसमें कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करे वो x प्लस बाई की वैल्यू पूछ लेगा। जब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, मतलब उसको बाई की वैल्यू भी आपसे निकलवानी है, तो वो सीधे सीधे क्या करता है, ऑब्वियसली आपको x और बाई दोनों निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप x की वैल्यू यहाँ पर लिख पाएंगे। देखो इधर क्या दे रखा है, ये r रेडियस, अर्थ की रेडियस दे रखी है, उसने बोला है h इक्वल टू 10r पे बात करनी है। तो r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम। अब देखो, अब मैं क्या करना है, इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व कर दूंगा। एनर्जी कंजर्व कर दूंगा तो क्या लिख दूंगा, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या लिख दूंगा, ये क्या हो गया, k इनिशियल की वैल्यू हाफ m bi² और ये gm em अपॉन r,
ये वाली वैल्यू मुझे क्या दे देगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 10r प्लस r, मतलब ये क्या हो गया मेरा 11r, और फाइनली जाके ये दूसरी टर्म तो मेरी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से इस टर्म को मैं एक साइड ले आऊँ, एक साइड ले आऊँ तो मेरा क्या बच गया, हाफ एम बी आई स्क्वायर की वैल्यू 10/11, मतलब ये एक साइड आ जाएगा तो ये हाफ एम बी आई स्क्वायर इस साइड बच जाएगा, ये आ गया 10/11 जी एम ई एम अपॉन आर। यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो ये इस साइड चला गया 10 और ये 2 और ये 10 इस साइड चला गया तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई जी एम ई एम अपॉन 11 एम आर वी आई। तो वी आई यहाँ से निकालूंगा तो ये एम से एम निपट जाएगा मेरा, ये वाली वैल्यू आएगी बी आई इक्वल टू 20 जी एम ई अपॉन 11 आर। अब देखो बेटा मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे जो 10/11 ये 2 जी एम ई अपॉन आर, ये मेरे को दिखते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा यही तो वी की वैल्यू हुआ करती है। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा बी आई इक्वल टू 10/11। क्यों लिखा 10/11, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 जी एम ई अपॉन आर दिख रहा था। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर निकाल पाओगे। तो देखो ये हो गया 2 जी एम ई अपॉन आर, जो कि मेरा क्या हो जाएगा वी ई रूट 10/11। तो बी आई की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 10/11 वी ई। अब मुझे पूछा क्या था, ये यहाँ पर टोटल रूट में ये वैल्यू मुझे पूछी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो मेरे को एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये होता है, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू 10 निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई जब मुझे वेलोसिटी वगैरह इस तरह से पूछा है तो एनर्जी कंजर्वेशन मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन मेरे दिमाग में तुरंत आया तो मैंने सीधे सीधे सिर्फ के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल फाइनली किया, सीधे जाके मुझे बी इनिशियल की वैल्यू मिली, मैंने बी इनिशियल की वैल्यू निकाली, तब मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर वी की वैल्यू तो बी इनिशियल में मिल रही है मेरे को। तो मैंने 10/11 रूट में एक साइड ले लिया, ये वाली वैल्यू मुझे क्या दे दी बी की वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेविटेशनली अट्रैक्टिव पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r। ठीक है, ये मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हो गई मेरी 3r, मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरे को क्या दे रखी है r। ठीक है, 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विद ए फोर्स F1। नाउ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2। देखो बेटा ये कैविटी वाले क्वेश्चन आपको पीछे नहीं छोड़ते हैं। कैविटी वाले क्वेश्चंस आप सेंटर ऑफ मास में देखेंगे, रोटेशनल में देखेंगे, ग्रेविटेशनल में भी आ गया, और इन सारे क्वेश्चन को करने का एक ही फंडा है, एक नेगेटिव मास लाओ उसको वहां पर वापस लाके शिफ्ट कर दो। ऐसा मत कंसीडर करो कि ये चला गया लेकिन नेगेटिव मास लाके मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो देखो spherical cavity of radius r/2 is made in the sphere, ठीक है, as shown in the figure, and the force become F2, the value of F1 ratio F2, मतलब आपको F1 ratio F2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई मेरे को क्या दे रखा है कि डेंसिटी सेम है, अगर डेंसिटी सेम है तो मैं क्या बोलूँगा मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डेंसिटी है। यहाँ से क्या लिख दूंगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका 4/3 पाई r क्यूब, पहले वाले उसका। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, दूसरे वाले का मान लो उसने कह दिया कि जो कैविटी वो वाला सेक्शन है वो मेरा m डैश हो गया। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, अगर आप सेंटर ऑफ मास में देखें, आप रोटेशनल में भी कुछ शुरुआत में कुछ आता है, इन चीज़ों में सब में देखें तो मैं सीधे सीधे ये समझ पाऊंगा कि मेरे को m डैश और m में पहले रिलेशन निकालना है। तो m डैश और m में मैं पहले रिलेशन निकालूं, मेरे को क्या दे रखा है डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम तो मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख दूंगा m/4/3 पाई r क्यूब, ये 4/3 पाई r क्यूब को बाहर ले लेता हूँ तो 1/2 का क्यूब क्या दे देगा मुझे 1/8, और ये 8 चला जाएगा ऊपर। अब ये देखो बेटा ये 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब निपट गया, ये क्या दे देगा मुझे 8 ऊपर चला गया तो m की वैल्यू 8m डैश के बराबर, और m डैश की वैल्यू मैं अगर निकालूं तो m/8, मतलब मुझे ये m डैश की वैल्यू यहाँ पर m/8 मिल गई। जैसे ये मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार F1 क्या हो गया gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, gm1m2 अपॉन r स्क्वायर टोटल r, वहाँ से क्या हो जाएगा क्योंकि उसका r/2 जो दे रखा है वो टोटल r, और उसके सेंटर से देखो यहाँ से ये टोटल क्या r/2, तो ये r और ये 2r 3r हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी gm1m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस क्या कैविटी वाले सेक्शन का क्या कर दिया मैंने gm/8। देखो बेटा m डैश की वैल्यू मुझे क्या मिली थी m/8, gm/8 इंटू m अपॉन r स्क्वायर। अब r क्या बचेगा मेरे पास
5/2 r के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है तो F1 क्या मिल गया मुझे, Gm1m2 अपॉन 9r² और F2 क्या मिल गया 41 Gm1m2 अपॉन 450 r²। अपन को क्या करना है F1/F2, F1 डिवाइड बाई F2 करूंगा तो ये Gm ये वाली टर्म कट चुकी और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो F1/F2 मिलेगा मुझे, F1/F2 विच विल बी 50/41 आपका फाइनल आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड ए प्लैनेट विद ए रेडियस ऑफ r इक्वल्स टू 3200 किलोमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 800 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, दो सैटेलाइट्स हैं S1 और S2 जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। R1 की वैल्यू 3200 किलोमीटर, R2 की वैल्यू 800 किलोमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट S1 टू द स्पीड ऑफ सैटेलाइट S2 इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट वुड बी 1/x वेयर द वैल्यू ऑफ x विल बी। मतलब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो अपन को क्या पता है v इक्वल्स टू √gm अपॉन r होता है। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में देखो बेटा, जब भी कभी R1 R2 इस तरह से दो टर्म्स दे रखी हो, दूसरा रेशियो कभी पूछे, तो उस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही कोई तो रिलेशन ढूंढो। मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई रिलेशन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जब आपने वो रिलेशन पता चल गया तो आपको ये पता होना है कि अच्छा ये और ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता था या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो इस तरह से आइडिया लगने के बाद आप इस क्वेश्चन को करा देंगे। देखो यहाँ पर v के इसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के, तो यहाँ से क्या कह दूंगा मैं, v1/v2 की वैल्यू R2/R1 के बराबर हो जाएगी रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है √r। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से मेरे को सीधे सीधे मिल रहा है v1/v2 की वैल्यू 800/3200, 1/4 बोले तो 1/2, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। ये क्वेश्चन में सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का मेन मकसद ये था कि आपको इस तरह से फॉर्मूले से रिलेशन निकाल के आप उस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओ, आपको ये आइडिया लगे कि यार ऐसे क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है, जेईई मेंस में बहुत टफ नहीं होता है, आपको कंसेप्ट पूछा जाता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जेईई एडवांस में पूछा जाएगा। जेईई मेंस के अंदर आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे है या नहीं है, आपका बेसिक्स क्लियर है क्या, रूट आपकी मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद में आप एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो जेईई मेंस में आपको ये पता होना है कि किस तरह क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको सिर्फ ये पता होना है कि ये b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √r के, बाकी तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The maximum and minimum distance of a comet from the sun are 1.6 into 10⁻12 meter and 8 into 10⁻10 meter respectively. If the speed of the comet at the nearest point is, एक पॉइंट में आपको स्पीड की वैल्यू दे रखी है विच इज 6 into 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड एट द फारदेस्ट पॉइंट इज। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लगना चाहिए कि यार मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डायग्राम चालू हो जाना चाहिए। तुरंत आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ तो होगा, इधर कोई तो एक स्पीड दे रखी होगी या इधर वाली पूछी होगी, इसकी कुछ तो इस साइड डायरेक्शन में या इधर कुछ पूछा होगा। तो देखो आगे देखो अपन क्वेश्चन, देखो यही बात है, आपको v1 की वैल्यू दे रखी है, v2 की वैल्यू आपको पूछिए। यहाँ से या R1 डिस्टेंस हो गई या R2 हो गई, तो मैंने मान लिया लेट द पॉइंट 1 इज द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, मैं मान सकता हूँ एक पॉइंट को मैंने नियरेस्ट पॉइंट मान लिया एंड पॉइंट 2 इज द फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे दूर वाला पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट 2 को दूर वाला पॉइंट बोल दिया, पहले वाले पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, क्लोजेस्ट पॉइंट। मेरे को R1 की वैल्यू क्या गिवन है 8 into 10⁻10 मीटर और R2 की वैल्यू क्या गिवन है 1.6 into 10⁻12 मीटर। अब ये आते ही आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ ना। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, मेरे पास R1 R2 है, V1 V2 है, M दोनों का मास सेम है, तो M से तो M निपट गया मेरा। तो मेरे को ये पता चल गया कि यार R1 V1 R2 और V2, बस बात खत्म। आपके दिमाग में तुरंत अगर ये आ गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या मिल जाएगा मुझे, V2 की वैल्यू मिल गई R1 V1/R2, वैल्यूज डाल दो। अब देखो बेटा V2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, R1 8 into 10⁻10 इंटू V1 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 6 into 10⁻4 और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.6 into 10⁻12। सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो, ये मिल जाएगा आपको V2 इक्वल्स टू 3 into 10⁻3 मीटर पर
सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना है कि यहाँ इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके किया जाना है, बस, उसके बाद में कुछ नहीं बचा। मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको ये जब डायग्राम आपने बनाया, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी टाइम पे आपने ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बस अप्रोच एक बार आ गई, आगे निकल जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ए प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम विच हैज ए मास डबल द मास ऑफ अर्थ। मतलब कोई तो एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास से डबल है ए मास डबल देन द मास ऑफ अर्थ एंड द डेंसिटी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज W, देन वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट। मतलब अर्थ पे उसका वेट W है तो उस प्लैनेट पे उसका वेट क्या होगा। चलो देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ द प्लैनेट 2 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ दे रखा है। क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है आपको उसके हिसाब से अप्रोच करना है। अब सीधे सीधे देखो, इसमें यहाँ दे रखा था अर्थ एंड डेंसिटी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। मतलब आपको डेंसिटी इक्वल दे रखी है, डेंसिटी इक्वल दे रखी है, आप डेंसिटी इक्वल कर दो तो क्या लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो गया, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, आर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, मास ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर ऑफ द अर्थ का क्यूब। यहां से मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, 4/3 पाई 4/3 पाई। ये तो निपट गया मेरा। ये क्या बचा मेरा, एम पी अपॉन आर पी का होल क्यूब इक्वल टू एम ई अपॉन आर ई का होल क्यूब। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एम वाली एम और आर का रेशियो निकाल लूंगा यहाँ पे, एम पी बाई एम ई इक्वल टू आर पी बाई आर ई का होल क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर की तरफ क्यूब, इसके ओवरऑल आर पी अपॉन आर ई का होल क्यूब भी बोल सकता हूँ। अब मेरे को जो गिवन डेटा है वो मैं इसमें डाल दूंगा। अब गिवन डेटा क्या है, मेरे को एम पी की वैल्यू 2 टाइम्स एम ई दे रखा है, तो एम पी की वैल्यू 2 टाइम्स एम ई दे रखा है, तो एम पी को मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स एम ई। ये पता चलते ही मेरे को क्या मिल गया, एम ई से एम ई निपट गया। तो ये आर पी और आर ई का रेशियो मेरे को क्या मिल गया, 2। मतलब आर पी इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा 2 की पावर। तो ये क्या दे देगा मुझे, आर पी इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू आर ई। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे को क्या क्या वैल्यू पता है, देखो बेटा, आर पी बाई आर ई का क्यूब की वैल्यू मेरे को 2 पता है, और दूसरा मेरे को ये भी पता है कि एम पी अपॉन एम ई की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 2। ठीक है, ये 2 डेटा मुझे मिल गए, क्योंकि इस डेटा को मैं आगे यूज करूंगा। देखो अभी देखो बेटा, डब्ल्यू पी की वैल्यू एम इंटू जी और ये डब्ल्यू ई की वैल्यू एम ई इंटू जी। यहाँ से क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू पी इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या दे देगा मुझे, जी एम पी इंटू एम अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। डब्ल्यू ई क्या दे देगा, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू पी और डब्ल्यू ई का रेशियो निकालूंगा, डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू ई निकालूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, एम पी बाई एम ई, यहाँ से एम पी अपॉन एम ई इंटू आर ई अपॉन आर पी। तो देखो G और M ये वाली टर्म तो मेरी कट चुकी। अब यहाँ से मुझे मिला, देखो MP अपॉन एम ई, एम पी अपॉन एम ई, ये रहा मेरे को 2 मिल गया, ये डाल दिया मैंने 2। दूसरा क्या बचा, आर ई अपॉन आर पी, आर ई अपॉन आर पी, आर ई अपॉन आर पी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 2 की पावर -1/3, क्योंकि ये क्या कर दूंगा, नेगेटिव में आ जाएगा टर्म, और उसकी स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या दे देगा मुझे, -2/3, -2/3। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू -2/3, मतलब इसकी पावर 1 और है, तो ये क्या दे देगा, 1 माइनस 2/3 पावर हो गई मेरे पास। तो ये क्या हो गया, 3 - 2 1/3। ये वैल्यू क्या मिल गई मुझे, डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू ई की वैल्यू 2 टू द पावर 1/3। तो मेरे को पूछा क्या है, डब्ल्यू पी, वहां पर जाके उसका वेट कितना हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 टाइम्स। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सीधे सीधे आपको सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी, जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसी को अप्रोच कर जाओ, जो क्वेश्चन में गिवन है उससे क्वेश्चन को अप्रोच कर जाओ सीधे सीधे। उसने बोला डेंसिटी सेम, डेंसिटी सेम, डेंसिटी सेम करके आप सीधे सीधे अप्रोच करो, आपको आइडिया लगता जाएगा। अच्छा इसमें ये वैल्यू मुझे पता चल गई, ये मुझे मिल गई, अच्छा आगे जाके तो मुझे सॉल्व कुछ बस वैल्यूज ही डालनी है, ठीक है। चलो ये वाली वैल्यू मुझे फाइनल आंसर मेरे को मिल गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मासेज एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मून आर, देखो आपको मास और रेडियस अर्थ और मून की दे रखी है, ठीक है, जो कि क्या, m1 r1 एंड m2 r2 रिस्पेक्टिवली। देयर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस r अपार्ट, ठीक है।
फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ दीज टू मासेस। आपको क्या निकालना है? एस्केप वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ दीज टू, मतलब उनके बीचों बीच से। ठीक है, देखो भाई उसने क्या दे रखा है, ये एक m1 r1 हो गया, ये m2 r2 हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है? r। तो मैं m मिड पॉइंट से उसने प्रोजेक्ट किया, m मास का पार्टिकल मिड पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ये डिस्टेंस क्या हो गई मेरी? r/2। अब मैं यहाँ पर सीधे सीधे एनर्जी कंजर्व करूँ, ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। यहाँ से मेरे को ये सीधे सीधे पता चल गया भाई, K फाइनल U फाइनल, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई मेरी। ये क्या हो गया? ये K इनिशियल हाफ mv², और ये क्या दे देगा मुझे? Gm1 इंटू m अपॉन r/2, और ये हो गया Gm2 इंटू m अपॉन r/2। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? m से m निपटा देता हूँ सारे में, मेरे को मिला b²/2 2gm1 अपॉन r प्लस 2gm2 अपॉन r। क्या ये बात क्लियर? इधर ले जाऊंगा इसको, इधर लेके गया तो मुझे b की वैल्यू मिलेगी, वो ये मिल जाएगी, क्या रूट में चली जाएगी, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो गया ये, r एलसीएम ले लूँगा, 2g कॉमन ले लूँगा तो 2g इंटू 2 4g m1 प्लस m2 डिवाइड बाई r मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए था? b की वैल्यू ही चाहिए थी, और b मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider two satellites S1 and S2 with periods of revolution 1 hour and 8 hour। देखो इसमें भी इस तरह से डेटा है, इसमें अगर इस तरह से डेटा आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ रेशो के बारे में पूछा है, रेशो के बारे में पूछा है मतलब कहीं ना कहीं तो रिलेशन लगना है। देखो रिस्पेक्टिवली रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S1 टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट S2, मतलब आपको एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखो अपन को पता है t इक्वस टू 2π/ω होता है, मेरे को क्या मिल गया? ओमेगा इक्वस टू 2π/t। तो मेरे को क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ टाइम पीरियड t1/t2 का रेशियो मेरे को क्या दे रखा है? 1/8। देखो उसमें 1 घंटा और दूसरे में क्या दे रखा था? 8 घंटे। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे? 1/8। अब यहाँ से मुझे पता है कि भाई t इज प्रोपोर्शनल टू 1/ω, मतलब ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया? सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि t1/t2 अगर है उसकी वैल्यू ω2/ω1 के बराबर हो जाएगी, और मेरे को t1/t2 की वैल्यू तो पता है। क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, आपको रिलेशन निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और उस रिलेशन के दाम पे आपको जो गिवन डेटा है उसको किस तरह आप यूज कर सको। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे? ω1/ω2 की वैल्यू 8:1, तो ω1/ω2 क्या हो गया मेरा? 8:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस इन किलोमीटर टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6400 किलोमीटर, टू बी कंप्रेस्ड सो दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंक्रीज 10 टाइम्स। मतलब आपको इसको कितना कंप्रेस करेगी? एस्केप वेलोसिटी मेरी 10 टाइम्स हो जाए। ठीक है, देखो एस्केप, इसमें सीधे सीधे आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो बेटा ग्रेविटेशन में आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको रिलेशन निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, किस तरह से फॉर्मूलेज को अप्रोच करना है, किस तरह से फॉर्मूलेज को प्रॉपर यूज करना है, वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। किस तरह से इन फॉर्मूलेज में रिलेशन निकालना है, एक दूसरे के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो बी एस्केप वेलोसिटी √2gm/r, यहाँ से मैं क्या कह दूंगा? ये वाली टर्म v एस्केप इंटू आर इस साइड चली गई, ये √2gm कांस्टेंट टर्म दे देगा मुझे। ये कांस्टेंट टर्म दे दिया तो मैं क्या कह दूंगा? b एस्केप इंटू √r, और दूसरा वाला क्या कर दूंगा? जो r डैश रेडियस हो जाएगी उसका, तो ये क्या हो गया? 10 टाइम्स v एस्केप हो गया इंटू √r डैश। यहाँ से रूट एक साइड हटा देता हूँ तो ये क्या हो गया? 100, और ये क्या रह गया? 1। तो r डैश की वैल्यू हो गई r/100, और उसकी वैल्यू क्या है मेरे को? 64 किलोमीटर। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गिवन डेटा है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, मतलब आपको टाइम पीरियड की वैल्यू t दे रखी है।
द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r, ठीक है, उसमें टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सीधे सीधे आपको केपलर्स लॉ आपको पता होना चाहिए। केपलर्स लॉ का रिलेशन क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे कि T1 बाई T2 की वैल्यू R1 बाई R2 का होल क्यूब के बराबर होती है। ये स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वैल्यू इसके होल क्यूब के बराबर होती है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, T1 बाई T2 की वैल्यू R1 बाई R2 का 3/2 पावर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो T1 बाई T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, R1 बाई R2 की पावर 3/2। अब मेरे को ये पता चला कि भाई R2 की वैल्यू मेरे को 9R दे रखी है, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, R, तो ये वाली वैल्यू मैं डाल दी यहाँ, R/9R की पावर 3/2। अब ये 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 टू द पावर 2, तो इस 3 टू द पावर 2 लिखूंगा तो ये क्या दे देगा मुझे, 1/27, ठीक है। अभी 1/27, तो T2 की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 27 टाइम्स T। तो मेरे को जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अपन देखें, तो मुझे क्या दे रखा है, 27 टाइम्स T विल बी माई आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। कोई तो पॉइंट P है जो अर्थ की सरफेस से उसके अर्थ के डायमीटर के बराबर ऊपर है, ठीक है। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपको g की वैल्यू एट पॉइंट P विल बी, आपको g की वैल्यू पूछी है, गिवन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, m क्या है मेरा, मास ऑफ द अर्थ, मतलब आपको क्या दे रखा है कि ये r है, तो ये h की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके डायमीटर के बराबर, और डायमीटर क्या हो गया मेरा 2r, तो h की वैल्यू क्या हुई मेरी 2r, तो g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन आप जब पढ़े होंगे क्लास नोट्स में, क्लास के टाइम में क्लास नोट्स में प्रॉपर लिखाया गया होगा। ये g डैश यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फिर मेरा g डैश क्या हो गया, किसी h हाइट पे, तो क्या हो गया r प्लस h, तो ये क्या हो गया g डैश इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, g डैश अपॉन, अब h की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है बेटा 2r के बराबर, तो क्या हो गया 2r, इस 2r और एक r 3r का स्क्वायर क्या आ गया 9r स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, gm अपॉन आर स्क्वायर क्या है मेरा, gm अपॉन आर स्क्वायर क्या है मेरा g, तो g और g डैश में मुझे क्या मिल गया, एक रिलेशन, जो कि मेरा क्या आ गया, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 9। तो देखो मेरा ऑप्शंस में क्या हो गया, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 9 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ोगे, ये क्वेश्चन लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको प्रॉपर अप्रोच करना है, और प्रॉपर अप्रोच करना मतलब आपको हर एक स्टेप इसको समझ में आनी चाहिए, किस तरह पेयर बनेंगे ये सब समझ में आना चाहिए। तो देखो पढ़ते हैं पहले, 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ साइड d, ठीक है। कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड d है, तो ये भी क्या हो गया मेरा d, ठीक है, ओके, एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये फिगर में शो किया गया है। ए फिफ्थ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एक कैपिटल M मास का यहाँ पर एक स्क्वायर रखा मैंने, जो कि इसके सेंटर पे रखा गया है। द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, आपको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछी है। तो इसको किस तरह से, जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा आपको प्रॉपर आइडिया होना है कि यार इसमें पेयर बनेंगे, पेयर बनेंगे मतलब इन दो का एक, इस तरह से ये और ये 4 पेयर बन गए, इन 4 पेयर की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी में 4 पेयर की वजह से एक की निकाल लूंगा, उसको 4 टाइम कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर है, मासेस भी सेम है, ठीक है। दूसरी डायगोनली देखूंगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये वाली और ये वाली, इस तरह से डायगोनली देख लूंगा, और दूसरा इसकी वजह से, इस कैपिटल M की वजह से होगी, वो वैल्यू मैं निकाल लूंगा। अब मेरे को 3 वैल्यू निकलेंगी, उन तीनों को मैं क्या कर देना है, ऐड। तो देखो आगे देखते हैं अपन, देखो मैं क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -gm1m2 अपॉन r। तो देखो ये क्या हो गया, m कोई कैपिटल M मास का यहाँ रख दिया, तो मैं r क्या है मेरा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन
2 मासेस, 2 मासेस के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये r, यहाँ पर ये r है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखी है मुझे, d के बराबर दे रखी है। तो देखो बेटा u1 क्या हो जाएगा मेरा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, ये u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 पेयर्स। ये 4 पेयर्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये और ये 4 पेयर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो मेरे को क्या दे रखा है, m1 और m2 दोनों सेम है, तो ये क्या दे देगा मेरे को, gm² अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस क्या, d, माइनस gm² अपॉन d, और ये 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि 4 पेयर है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, u1 इक्वल टू माइनस gm² अपॉन d 4 टाइम्स। अब देखो बेटा डायगोनली पेयर देखूंगा, डायगोनली पेयर देखूंगा तो ये क्या दे दूंगा मेरे को, ये और ये, एक और एक, दो पेयर मेरे डायगोनली हो जाएंगे। तो इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो आने के लिए मेरे को देखो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इन दो के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है मेरा m मास और ये क्या है मेरा m मास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये d और ये d, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, √2 टाइम्स d, ठीक है। तो ये √2 टाइम्स d मिल गया मुझे, मतलब ये r की वैल्यू जो डायगोनली है उसके लिए √2 टाइम्स d मिल गई मेरे को, ठीक है। तो देखो u2 क्या हो गया, माइनस gm² अपॉन r, r क्या है √2 टाइम्स d, और ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक ही ये और एक ही ये, 2 पेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा u2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो u2 पोटेंशियल एनर्जी u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, gm² अपॉन d टाइम्स √2, ये क्या मिल गया मेरे को, u2। अब देखो u ड्यू टू कैपिटल M मास की वजह से, u ड्यू टू कैपिटल M मास की वजह से निकालूंगा तो वो देखो यहाँ से एक बार इसका कलर ले लेता हूँ, पेन, ठीक है, हाँ, u ड्यू टू कैपिटल M मास। अब देखो बेटा u2, ये u3 है मेरा, u3 मुझे क्या मिल जाएगा, gm1 m2 अपॉन r, और इसके लिए r क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स d/2, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये क्या है मेरा √2d और इसका भी आधा लूंगा मैं, तो √2 d/2, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में मेरे को फाइनल निकालने के लिए, तो ये u3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऊपर चला गया तो ये 4√2 gm1 m2 अपॉन r, और ये क्या हो गया, m1 की वैल्यू क्या कैपिटल M, m2 की वैल्यू क्या स्मॉल m, ये मुझे क्या मिल गया u3 की वैल्यू। अब मुझे पूछा क्या है फाइनल u नेट की वैल्यू, अब मैं क्या कर दूंगा, u1 u2 और u3 को ऐड कर देना है। अब देखो ये क्या दे देगा मुझे, u1 u2 u3 3 ही है मेरे पास, u4 तो है नहीं है। अब देखो u नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, gm² अपॉन d, पहला वाला gm² अपॉन d इंटू 4 टाइम्स, ठीक है, ये मिल गया मुझे u1 की वैल्यू। ये u2 आ गया मेरे पास gm² अपॉन d √2 टाइम्स, तीसरा वाला आ गया gm1 m2 अपॉन √2 d/2, और ये ऊपर क्या जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि ये पेयर एक बन रहा है, ये पेयर एक बन रहा है, ये पेयर एक बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, u नेट की वैल्यू। अब इसमें से देखो बेटा gm अपॉन d में कॉमन ले सकता हूँ, gm अपॉन d मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आया 4m प्लस √2 टाइम्स m, और ये 8 टाइम्स कैपिटल M/√2। अब ये दिमाग में आते ही मैं तुरंत यहाँ समझ में आ जाना चाहिए यार, यहाँ से भी स्मॉल m कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस की डिमांड भी ऐसी ही है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यार कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जब आपका आंसर तो यही आ गया, लेकिन जो ऑप्शन की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आप ये gm अपॉन d कॉमन ले लोगे, और ये m सेम दिख गया, इसमें से भी एक m कॉमन ले लोगे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -gm अपॉन d, स्मॉल m कॉमन ले लिया तो 4 प्लस √2 प्लस 4√2 m कैपिटल M, ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इफ RE विद द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की रेडियस आपको RE दे रखी है, देन द रेशियो बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ r बिलो एंड हाइट r अबव द अर्थ सरफेस, आपको डेराइव कराया जाता है नोट्स के अंदर, डेराइव कराया जाता है कि h हाइट पे क्या होगा और h बिलो, कोई x हाइट या h हाइट जो भी कह दें उस पे क्या होगा, और h नीचे बिलो द सरफेस क्या होगा। ये फॉर्मूले, वो दोनों फॉर्मूले आपको पता है, सीधे सीधे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। देखो इस तरह कह सकते हो कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके नोट से पूछा गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो देखो बेटा
ये जी अप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर का स्क्वायर, और जो डाउन आएगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन आर वैल्यू दे देगा मुझे ये। तो जी अप जी डाउन अपॉन जी अप वैल्यू निकालूंगा तो ये दे देगा मुझे 1 माइनस आर अपॉन आर, 1 प्लस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या दे दिया मुझे 1 माइनस आर अपॉन आर, अब ये 1 प्लस आर अपॉन आर का स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे क्या लिख दूंगा 1 माइनस आर अपॉन आर, तो ए स्क्वायर 1 आर अपॉन आर का स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम्स 1 इंटू आर अपॉन आर, ये वैल्यू मुझे मिल गई। इसको ओपन कर लेना है, इसको ये सारी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जाऊंगा तो मेरा फाइनल जो रेशियो मिलेगा वो ये आंसर मिल जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन में पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो बेटा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लैनेट ए इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी whose density is 4 times and radius is half of the planet। देखो इसमें जो जो डेटा गिवन है आप सीधे सीधे पहले उसको लिखो, लिखते ही आपको ये पता होना है कि अब इसका किस तरह से यूटिलाइज करना है जो डेटा मुझे मिला हुआ है। तो देखो बेटा इसमें डेटा मिला है, उसमें क्या है, एक सबसे पहले द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन ए प्लैनेट ए इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली एस्केप वेलोसिटी है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स, मतलब डेंसिटी 4 टाइम्स दे रखी है, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द प्लैनेट ए, मतलब रेडियस आधी दे रखी है उसकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या बीई एस्केप वेलोसिटी ए की 12 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखी है। मेरे को दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, आर वी की वैल्यू आर ए का आधा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर वी इक्वल टू आर ए बाई 2। यहाँ से मुझे दूसरी बात ये दे रखी है कि डेंसिटी ऑफ वी इज 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो देखो बेटा रो वी इक्वल टू 4 टाइम्स रो ए। अब देखो बेटा यहाँ से वी ई इक्वल टू इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये √2gm अपॉन आर। अब देखो बेटा ये क्या दे दूंगा √2gm। अब m क्या होता है, यहाँ से क्या लिख देता हूँ डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हो गया 4 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ये क्या दे दूंगा नीचे आर, तो यहाँ से मुझे क्या मिला बी ई इक्वल टू आर टाइम्स रूट रो, ये रिलेशन मेरे को मिल गया। ये आर से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का बाहर आर आ गया रूट रो, ये रिलेशन जैसे ही मिलते ही मेरे को वैल्यूज डाल देनी है। अब देखो बेटा बी ई वी का अपॉन इसके वेलोसिटी ए का, ये क्या दे दूंगा आर बी अपॉन आर ए, ये कैपिटल स्मॉल में कुछ फर्क नहीं है, ये मेरा आर बी रेडियस दूसरे वाले का और आर ए पहले वाले का रेडियस। ठीक है, ये रो बी अपॉन रो ए, ये वाली वैल्यू ये रिलेशन मुझे पता है, यहाँ से आर बी अपॉन आर ए क्या हो गया 1/2, इसको लिख दूंगा 1/2 रो बी अपॉन रो ए का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ये क्या मिल गया 4 टाइम्स, तो ये क्या दे दूंगा 1/2 इंटू √4 का क्या हो गया 2, तो ये क्या दे दूंगा वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी 1 मतलब बी ई बी का वैल्यू बी ई ए का वैल्यू मुझे 12 किलोमीटर पर सेकेंड ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो अभी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं क्या गिवन डेटा है उसको समझते हैं। 2 सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इन कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जो ऑर्बिट दे रखा है वो कोप्लेनर है। ठीक है, ऑर्बिट इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जो मूविंग डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर, मतलब T1 और T2 की वैल्यू आपको गिवन है। T1 इक्वल टू 1 आवर, T2 की वैल्यू दे रखी है आपको 8 आवर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द नियरेस्ट सैटेलाइट, मतलब जो क्लोज वाला सैटेलाइट है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 2 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्दर सैटेलाइट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द नियरेस्ट सैटेलाइट एट द इंस्टेंट व्हेन बोथ द सैटेलाइट आर क्लोजेस्ट। ठीक है, जब वो दोनों सैटेलाइट क्लोजेस्ट होंगे उस टाइम पे आपको ये निकालना है π/x रेडियन पर आवर, वेयर वैल्यू ऑफ x यू नीड टू फाइंड। चलो देखते हैं भाई, देखो ये किस टाइम पर दोनों क्लोजेस्ट होंगे, वो ये लोकेशन होगी। ठीक है, इसमें ω1 ω2 अपन को चाहिए क्या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव ओमेगा चाहिए। ओमेगा इक्वल टू v/r होता है आपको, मतलब v1 और v2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले v1 v2 निकालना है, उससे डिवाइड बाई R2 और R1 R2 ये दोनों वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए। तो देखो T1 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 आवर, T1 इक्वल टू 1 आवर, T1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1 आवर, T1 की वैल्यू 1 आवर दे रखी है। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगी मेरी 2π रेडियन पर आवर। T2 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 8 आवर, तो यहाँ से ω2 मिल जाएगा, क्योंकि मेरा क्या होता है T इक्वल टू 2π/ω। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ω2 मिल गया।
अब जैसे ही मेरे को ये पता चला तो R1 की वैल्यू तो मुझे गिवन है, R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 × 10⁻³ किलोमीटर। अब मेरे को ये पता है कि t² इज प्रोपोर्शनल को r की पावर 3, यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ कि R2/R1 का पावर 3 विल बी इक्वल टू T2/T1 का पावर 2। अब ये देखते हैं मेरे को ये पता चलना चाहिए कि यार कोई तो वैल्यू मेरे को गिवन दे रखी है, T1 और T2 मेरे पास गिवन डेटा है, T1 T2 मेरे पास है, तो यहाँ से R2 और R1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा आपको एक R1 पता चल चुका है, R2 यहाँ से आप निकाल लोगे, तो R2 की वैल्यू जैसे ही मिली मुझे 8 × 10⁻³ किलोमीटर, मेरे को पता चला V = ω/r मिल गया, यहाँ से B2 की वैल्यू मिल गई। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, R2 आ गया, B2 आ गया, R1 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है ना, ओमेगा, ओमेगा = V/r, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 2π × 10⁻³ और R2 - R1 की वैल्यू आ गई 6 × 10⁻³। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मुझे दे देगी π/3 रेडियन/आवर। मुझे पूछा क्या था, मतलब इस फॉर्म में मेरा आंसर आना चाहिए, वहाँ पर मुझे π/x दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, π/x, तो मुझे वैल्यू ऑफ x पूछी गई थी, तो वैल्यू ऑफ x मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पर 3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, मतलब आपको वो हाइट निकालनी है, अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/3। ठीक है, देखो भाई इसमें आपको गिवन डेटा क्या क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर एंड √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। ठीक है, चलो देखो किसी h हाइट पे मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, mg किसी h पे mg × r/r+h का होल स्क्वायर, यहाँ से m से m निपट गया, मेरे को मिल गया gh = g × r/r+h का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा आपको क्या दे रखा है कि वो 1/3 हो जाती है, तो किसी h हाइट पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/3, यहाँ से ये g/3 मिल गया, g/3 = g × r/r+h, ये g से g निपटा दिया मैंने, यहाँ मेरे को क्या मिल गया 1/3, ये वैल्यू मिलेगी मुझे 1/3 = r/r+h का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो ये क्या मिल गया मुझे, r/r+h की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1/√3। ये वैल्यू जैसे ही मिली सारी वैल्यू आगे मुझे डाल देनी है, तो r+h की वैल्यू क्या हो गई, √3 × r। अब देखो बेटा h निकालूंगा तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, ये वाली टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा r को, तो ये हो जाएगी √3 - 1 × r, मतलब r कॉमन ले लिया मैंने सीधे सीधे यहाँ √3 की वैल्यू भी मुझे गिवन है, देखो √3 की वैल्यू भी मुझे गिवन है, √3 की वैल्यू सीधे मैं यहाँ से डाल दूंगा, जो आई मेरी 0.732 इंटू, अब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट जो दे रखा था वो -1 करूंगा मैं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी, ये हो गई 6400 किलोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4685 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा बस, ठीक है। अगर ये जैसे 84 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इस तरह से आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आप ऑप्शन देखते ही इसमें आपको पता चल जाएगा, देखो 4685। अब ऐसे तो है नहीं कि ये 84 मिल गया या 83 मिल गया, इस तरह क्लोजेस्ट आपको आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ए बॉडी वेट 49 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, एट नॉर्थ पोल पे उसका वेट क्या दे रखा है आपको, 49 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम वेइंग मशीन, मतलब उसी वेइंग मशीन पे रखा है अपन ने, इफ इट इज शिफ्टेड टू इक्वेटर। मतलब आपको अगर आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, नॉर्थ पोल पे मेरा इसका वेट 49 न्यूटन है, इसी मशीन को सब कुछ सेम टू सेम चीज़ मैं इक्वेटर पे लेके चला गया तो मेरा वेट क्या शो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूज करना है वो दे रखा है इसने कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेनी है, क्योंकि अब देखना बेटा यहाँ पर इसने जो मेंशन किया है ना 9.8, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि चलो यार हवा में 10 ही ले लेते हैं, नहीं, जो गिवन है उसको ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसके ऑप्शन जब देखोगे ना आप तो बहुत क्लोज है, 49 न्यूटन, 49.83, 48.83, 49.17, मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। और इस क्वेश्चन में तो इतना लोड भी नहीं था। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे बाद में जो फाइनल आंसर आएगा तब ऑप्शन को देखते ही आपको तुरंत क्लिक होगा कि किस तरह से अप्रोच किया जा सकता था। देखो नॉर्थ पोल पे वेट आपको क्या दे रखा है, mg की वैल्यू 49,
ठीक है। नाउ एट इक्वेटर अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको डेरिवेशन कराया जाता है नोट्स के अंदर, वहां से मुझे मिल गया। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे अपेरेंट वेट ऑफ द इक्वेटर का फॉर्मूला ये मिलेगा मुझे एम जी इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो वेट विल भी, अब सोचो ये वाला वेट मेरा ओरिजिनल वेट से कुछ कम हो रहा है, देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वाली टर्म आई, मतलब जो ओरिजिनल वेट मेरा 49 न्यूटन था। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको आप ऑब्जर्व करके तुरंत आंसर बता दे सकते थे। मतलब इसमें आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि यार ऐसा हो रहा है, जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आते ही आपको ये पता चला अच्छा एक वाली टर्म नेगेटिव हो रही थी, एक वाली टर्म नेगेटिव हो रही, तुरंत मुझे पता चल गया कि यार जो ओरिजिनल वेट है उससे तो कम आएगा, ये फैक्ट है। अब देखो बेटा अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक मात्र ऑप्शन ऐसा है जो 49 से कम है, देखो, इसीलिए आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू इतने उसमें पढ़ने की टेंशन नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन 49 नहीं हो सकता, 49 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 49 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी सीधे सीधे आ जाएगा। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो सीधे सीधे आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें से समथिंग कम हो रहा है, तो ओरिजिनल से तो कम आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ मासेज 200 किलोग्राम एंड 400 किलोग्राम। मेरे पास दो सैटेलाइट है, दोनों के मासेज मुझे दे रखे हैं 200 किलोग्राम और 400 किलोग्राम। आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड 1600 किलोमीटर। किस हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं? 600 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर पे, ठीक है। इफ टी ए एंड टी वी आर द टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन को पढ़ते ही जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप इसका बिल्ड करो कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अगर आप ये सीख गए तो मेंस का क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन पूछ लिया, ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि टाइम लिमिट होती है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में देखना होगा, आपको पता होना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अप्रोच दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। आपको देखो गिवन डेटा में क्या पता चला कि यार मुझे टाइम पीरियड दे रखा है दोनों का रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ टी ए बी माइनस टी ए, मतलब मुझे टी की वैल्यू ही तो निकालनी है, उनका टी बी और टी नेगेटिव का माइनस कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर, अर्थ का मास दे रखा है मुझे, मास ऑफ अर्थ दे रखी है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब देखो B इक्वल्स टू, मेरे को ये फॉर्मूला पता होना है, V इक्वल्स टू GME अपॉन R, ठीक है, बात मानी। अब मेरे को क्या चाहिए? T। अब देखो बेटा ओमेगा इक्वल्स टू V/R होता है, ओमेगा इक्वल्स टू V/R होता है, और T इक्वल्स टू 2π/ω होता है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि यार कैसे ना कैसे मैं अगर यहाँ से ओमेगा ये वाली टर्म को कुछ यूज कर लूँ, ओमेगा इक्वल्स टू V/R को, क्योंकि मेरे पास V है, ओमेगा इक्वल्स टू V/R को यूज कर लूँ तो मुझे T मिल जाएगा, और T मिल गया तो मेरा काम बन गया। तो T मिल गया तो मुझे रिलेशन मिल गया, दोनों में वैल्यूज डाल देनी है। यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको R1 कह दूंगा T1 के लिए, और इसको R2 कह दूंगा T2 के लिए। जो जो वैल्यू मुझे गिवन है वो सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो देखो बेटा मेरा क्या आया? T इक्वल्स टू 2π/ω। अब ओमेगा क्या आया मेरा? ओमेगा क्या? ओमेगा इक्वल्स टू V/R, मतलब ये वैल्यू डिवाइड बाई R, मतलब ये ऊपर जो R गया है ना ये नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या आ गई? 2πR अपॉन रूट GME अपॉन R। अब देखो बेटा 2πR कॉमन ले लूँ, इसको उल्टा कर दूंगा, जब नीचे से ऊपर आएगा तो ये क्या हो गया? R अपॉन GME। मैंने क्या यूज किया? ओमेगा इक्वल्स टू V/R, ठीक है। अब देख बेटा यहाँ से इस T को मैं ये 2πR को अंदर लेके चला जाता हूँ, ये हो जाएगा 4π² R² इंटू एक और R, तो ये क्या हो गया? 4π² R³ अपॉन GME, ठीक है। मेरा ये आ गया 4π² R³ अपॉन GME। अब मैं T2 माइनस T1 लिखूंगा तो वैल्यूज डाल देनी है मुझे। अब मेरे को क्या पता है? सैटेलाइट की रेडियस RA की वैल्यू क्या हो जाएगी? अर्थ प्लस जो जितनी हाइट पे वो है, तो ये क्या हो गया? 6400 प्लस 600, तो ये वैल्यू दे देगी मेरे को 7000 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मैं मीटर में बदल लूंगा तो ये क्या हो गया? 7000 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब देखो बेटा ये वैल्यू मिल गई आपको, दूसरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 6400 प्लस 1600। दूसरा देखो, दूसरा डेटा क्या दे रखा है मुझे? एक तो दे रखा है 600 पे, दूसरा दे रखा है 1600 पे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू सीधे सीधे मुझे यहाँ डाल देनी है। ये आ गया मेरा T2 और ये आ गया T1। T2 और T1 की वैल्यू मैंने यहाँ से डाली है 7000 इंटू 10⁻³, ये आ गया 7000 इंटू 10⁻³ और T1 की वैल्यू डाल दी है 8000 इंटू 10⁻³
3, ये वाली वैल्यू डाल दी 8000 इंटू 10⁻³ T2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मेरा T2 और T1 का जो ये आएगा T2 माइनस वो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड। देखो आप इसमें ऑप्शन देख के तुरंत समझना है कि 10⁻³ आया, मतलब ये वाली टर्म गई, ये वाली टर्म गई, ठीक है। अब बचा ये वाला टर्म, तो अब देखो 1 पॉइंट मैंने वहाँ अप्रोक्सीमेट लिखा है, अप्रोक्सीमेट लिखा है तो देखो दूसरा ऑप्शन आप देखो बहुत दूर है, तो ये अगर मेरा 1.3 की जगह 1.4 आ जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरा मेरा नियरेस्ट ऑप्शन क्या है 4 पॉइंट समथिंग, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर हुई? इस तरह से आप ऑप्शन को समझते हुए चलिए, ठीक है। अगला देखो, if the angular velocity of Earth's spin is increased such that the body is at the equator starts floating, ठीक है, the duration of the day would be approximately, मतलब उस टाइम पे आपको दिन की ड्यूरेशन क्या होगी वो बतानी है। तो गिवन डेटा में मुझे क्या है, उसने बोल रखा है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। द रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दे रखी है 6400, ये क्या दे रखा है 6400 एंड 10⁻³ मीटर में दे रखी है बेटा, ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन मैंने क्या लिया था, ये किलोमीटर में ले रखा था 6400, और पाई की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 3.14। देखो इसमें क्या एट इक्वेटर बॉडी स्टार्ट्स फ्लोटिंग मींस जो कंडीशन, इससे एक क्वेश्चन में भी मैंने पहले बताया था ये वाली कंडीशन को, इक्वेटर की जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0 के बराबर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू क्या हो गई आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया g अपॉन आर के बराबर, तो ओमेगा क्या हो गया रूट g अपॉन आर के बराबर, ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई। तो यहाँ से ओमेगा मिल गया मुझे रूट g अपॉन आर के बराबर। और टाइम पीरियड जैसे ही ओमेगा मिला मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से 2 पाई ओमेगा मैंने ये डाल दिया। अब ओमेगा डिवाइड में डालूंगा तो बेटा यहाँ आर अपॉन जी हो जाएगा, सीधे सीधे इसके बाद में, मतलब मुझे क्या चाहिए था, ये फाइनल फार्मूला निकल के आया मेरा। इसमें वैल्यूज डाल देनी है, वैल्यूज डाल देनी है, तो मुझे क्या दे रखा है आर की वैल्यू दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻6, क्योंकि वो 6400 इंटू 10⁻³ दे रखा था। अब इसको मैंने लिख दिया 6.4 इंटू 10⁻6, 2 इंटू पाई की वैल्यू उसने दे रखी है। आपको सब कुछ गिवन डेटा है, मतलब आपको आना था सिर्फ यहाँ तक, आपको ये समझ में आना था कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूं, और अप्रोच करते ही जैसे ये पता चला, आपको ये पता होना है कि यार टी के बारे में बात हो रही है, टी के बारे में बात हो रही है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होना है, तो यहाँ से मेरे को ये क्लियर होना है कि ये ओमेगा कैसे आया। मैंने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकाल के इसमें वैल्यू डाल दी 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई ये जी की वैल्यू उसने बोल रखी है कि जी की वैल्यू 10 ही लेनी है, 10 ले लिया मैंने, ये अप्रोक्सीमेट 84 मिनट आएगा। अब देखो बेटा आप ऑप्शंस देखो तो बहुत दूर दूर है, 60 मिनट, 84, 1200 मिनट और डज नॉट चेंज। तो आपको अगर आप देखें तो जो क्लोजेस्ट मिल रहा है वहाँ पर 84 की जगह अगर 85 भी आ जाता या 83 पॉइंट समथिंग भी आ जाता तब भी आपको यही ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ ऑप्शन है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, यही क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिक में आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक में आ जाए तो वहाँ पर हमेशा जी की वैल्यू मेंशन होगी, या तो अगर मेंशन नहीं है तो आपको वो जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। वहाँ पर अगर वो जी की वैल्यू 10 लेनी है तो मेंशन करेगा कि जी की वैल्यू 10 लो। तो इन चीज़ों का याद रखना है कि जब भी ऑप्शन में गिवन है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है तो 10 लेनी है जब मेरा इंटीजर टाइप का होगा, जब ऑप्शन में गिवन नहीं है तो जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है। क्या ये बात क्लियर हुई? कब? जब इंटीजर का क्वेश्चन हो। अदरवाइज इनमें आप ले सकते हो, इनमें क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन में डिफरेंस दिख जाएगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं लेना होता है, उनमें ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं तो वहाँ मेंशन होगा, ठीक है।